Hi, welcome to you on my YouTube channel, Bright Up Classes. Today we will discuss about a great Mughal emperor, अकबर। आज हम लोग अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे तथा अकबर को गद्दी प्राप्ति से पूर्व कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा गद्दी प्राप्ति के बाद अकबर ने उन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया। अकबर कई दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि अकबर से रिलेटेड किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है तथा इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म एक बहुत ही विकट परिस्थिति में हुआ जब इनके पिता हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। तो उस दौरान उन्होंने भारत छोड़ते वक्त हिंदाल के गुरु अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो से विवाह किए और हमीदा बानो से ही अकबर का जन्म हुआ। लेकिन परिस्थिति इतनी विकट थी कि हुमायूं अपने पुत्र को अपने साथ नहीं रख सकते थे, अतः उनका लालन पालन अस्करी की पत्नी, जिनके पास कोई संतान नहीं था, तो अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम तथा एक धाय माहम अंगा ने अकबर के लालन पालन किया और लगभग 4-5 वर्षों तक इन्हीं लोग के संरक्षण में रहा। और इनके संरक्षण के बाद अकबर अपने पिता और माता के पास गया। अकबर के पिता का नाम हुमायूं तथा अकबर ने अपने जीवन काल में कई शादियां की, जैसे में इनकी पत्नी का नाम रुकैया सलीमा सुल्तान बीबी दौलत तथा सबसे प्रसिद्ध और चर्चित नाम जोधा है। हुमायूं की मृत्यु के बाद परिस्थितियां ऐसी विकट थी कि अकबर तथा मुगल साम्राज्य अपनी पतन के कगार पर थे। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस वक्त भारत विकेंद्रीकरण का शिकार हो चुका था, एक केंद्रीय शक्ति का अभाव था। कई तरह की समस्याएं एक साथ उठ खड़ी हुई थी और अकबर स्वयं अव्यस्क भी था। उसके सामने कई सारी समस्याएं थी जिसका निराकरण करना था। जैसे में कौन कौन समस्याएं थी। पहली समस्या कि अकबर के प्रतिद्वंदी कई थी, यानी कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के कई सारे प्रतिद्वंदी थे जो स्वयं दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे। जैसे मोहम्मद हकीम, वह काबुल पर अपना आधिपत्य जमाए हुआ था तथा सूर्यवंशी आदिल जो शाह था वह दिल्ली, पंजाब तथा आगरा को अपने अधीन करना चाहता था। इसके अलावा विकेंद्रित साम्राज्य, अकबर जिस वक्त गद्दी पर बैठा उस वक्त जो मुगल साम्राज्य था या कहते हैं जो भारत था वह विकेंद्रीकरण का शिकार था। एक केंद्रीय शक्ति का कहीं ना कहीं अभाव था। तो अकबर को उस केंद्रीकरण शक्ति तथा एक साम्राज्य को स्थापित करना था। जैसे में कश्मीर में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, साथ ही साथ मालवा, गुजरात, गोंडवाना और उड़ीसा में भी पृथक साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू, वह स्वयं दिल्ली तथा आगरा को प्राप्त करना चाहता था और वह अकबर का कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रतिद्वंदी था। इस तरह की कई समस्याएं थी। दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना थी, जैसे में विजयनगर साम्राज्य। साथ ही साथ जो मुस्लिम साम्राज्य था आपका बहमनी साम्राज्य, वह भी 5 भागों में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश तथा बरार में विभक्त था तथा गोवा और दीव पर पुर्तगालियों का आधिपत्य हो चुका था। अतः इस तरह की कई सारी समस्याएं थी। साम्राज्य जो था काफी विखंडित था, केंद्रित नहीं था, एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था। और इस विकेंद्रित साम्राज्य को एक सूत्र में बांधना अकबर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा
अकबर की और एक समस्या थी कि अकबर का जो साम्राज्य था वो काफी छोटा था, वह पंजाब के कुछ जिलों तक ही सीमित था और एक विशाल साम्राज्य की यदि स्थापना करना था तो उनको इन सारी समस्याओं का निराकरण करना था। अगली समस्या जो है वह है प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि जब अकबर गद्दी पर बैठा था, अकबर के गद्दी के बैठने के दौरान भारत को कहे कि एक विपत्ति का सामना करना पड़ा। अबुल फजल ने कहा है कि लोग उस वक्त भूखमरी के इतने शिकार थे कि मानव मानव का ही मांस खाने के लिए तैयार था, यानी कि उस वक्त भारत की स्थिति काफी विकट थी और भारत जो था वह भूखमरी के शिकार से गुजर रहा था। उस स्थिति में किस तरह परिस्थिति में अनुकूलन लाया जाए, यह एक बड़ी समस्या थी अकबर के लिए। अगला जो समस्या था वह संगठित सेना का अभाव, यानी कि बाबर और हुमायूं के बाद जब अकबर गद्दी पर आया तो जो 15 वर्ष का गैप हुआ हुमायूं के निर्वासन काल में, उस दौरान सूर्यवंशियों ने एक शक्तिशाली सेना का तो गठन किया था, लेकिन जो मुगल सेना थी वह कहीं ना कहीं विकेंद्रित थी। अतः एक शक्तिशाली सेना का गठन करना भी, एक प्रशासनिक व्यवस्था का गठन करना भी अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। और सबसे बड़ी जो अकबर के लिए समस्या थी वह था अकबर का स्वयं, यानी कि अकबर की अल्पायु, यानी कि अकबर मात्र 14 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। यह एक ऐसी अवस्था होती है जब एक बालक कहीं न कहीं खेलने में मग्न रहता है, लेकिन अकबर 14 वर्ष की अवस्था में गद्दी प्राप्त करता है और गद्दी प्राप्त करने के बाद उसे इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ कई तरह की समस्याएं आती है, सिर पर से पिता का साया हट जाता है और एक महत्वपूर्ण संरक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है। अतः इन सारी परिस्थिति में इनका बैरम खां नाम के एक संरक्षक मिलते हैं और उन्हीं के संरक्षण में अकबर इन सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं और निराकरण करने के बाद अपना पहला जो अभियान करते हैं वह शाह अबुल माली पर आक्रमण किया जाता है और उसको बंदी बनाकर काबुल भेज दिया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था वह था हेमू, जिसके लिए अकबर को पानीपत का दूसरा युद्ध करना पड़ता है। डिस्कस कर रहे हैं हम पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकबर के गद्दी प्राप्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध प्रारंभ में, क्योंकि यह एक ऐसा युद्ध था कि इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य को भारत में निर्विरोध फैलने दिया गया। मुगल साम्राज्य भारत में अपनी साम्राज्य को स्थापित करने में तथा उसके अंतर्गत पूरी भारत को लाने में काफी सफल रहे। यह एक ऐसा युद्ध था कि यह अकबर तथा मुगल साम्राज्य के लिए काफी निर्णायक युद्ध था, क्योंकि यदि यहाँ पे अकबर पराजित होता और यदि यहाँ पे मुगलों की हार होती तो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही परिणाम हुए होते। पानीपत का द्वितीय युद्ध मुगलों तथा सूर्यवंशी शासक हेमू के बीच हुआ था। वह आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। यदि हेमू के बारे में बात करें तो वह एक मेवाती था तथा उसके पिता का नाम पूरनमल था। हेमू आदिल शाह के शासनकाल में उसकी कमजोरियों से फायदा उठाते हुए अपनी शक्ति को काफी संगठित कर लिया था, अपनी शक्ति को काफी बढ़ा लिया था और वह स्वयं दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना चाहता था तथा वह स्वयं भारत के बादशाह बनना चाहता था। अतः अकबर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह हेमू को पराजित करके अपनी योग्यता को साबित करे। हेमू की शक्तियों को देखते हुए अकबर कहा जाता है कि अपने मंत्रियों को बुलवाया और यह निर्णय लिया गया कि आक्रमण किया जाए या फिर ना किया जाए।
कई सारे मंत्रियों ने कहा कि आक्रमण न किए जाए, लेकिन अकबर के संरक्षक बैरम खां ने कहा कि आक्रमण करना उचित होगा, क्योंकि यदि आक्रमण नहीं किया जाएगा तो कहीं न कहीं यह मुगल साम्राज्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। अतः अकबर ने बैरम खां की बातों को मान्यता देते हुए युद्ध का निर्णय लिया तथा युद्ध के लिए चल दिया। दूसरी तरफ हेमू भी पूरी शक्तियों के साथ युद्ध के लिए ही तैयार था। कहा जाता है कि उसकी सेना में लगभग 50,000 घुड़सवार, 1,000 तोप तथा 1,000 हाथी तथा 500 तोपें थी। अतः उसकी शक्ति मुगलों से कहीं न कहीं कई गुना शक्तिशाली थी। दोनों के बीच युद्ध के दौरान जब कहा जाता है कि जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद जो अराजकता उत्पन्न हुई थी, उन अराजकताओं के दौरान हेमू अपनी शक्तियों को संगठित किया और उसका फायदा उठाते हुए उसने ग्वालियर, आगरा, दिल्ली को अपने अधीन करने में सफल रहा। दिल्ली में उसने तारदी बेग को 7 अक्टूबर 1556 को हराया और तारदी बेग को हराने के बाद दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कंपटीशन में डायरेक्ट एग्जाम में यह सवाल आता है कि हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा कि तारदी बेग को 1556 में हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस तरह के डायरेक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अकबर भी युद्ध के लिए तैयार था और वह सरहिंद को जीतते हुए पानीपत पहुंचा। युद्ध काफी भीषण था। हेमू के जो तोप थे, उस तोप का नेतृत्व कुतुब अली खां कर रहा था, लेकिन कुतुब अली खां पराजित हो गया और तोपों पर मुगलों का आधिपत्य हो गया और डायरेक्ट दोनों के बीच 5 नवंबर 1556 को हेमू तथा मुगल सेनाओं के बीच भीषण युद्ध होता है। और इस युद्ध में अबुल फजल ने कहा है कि इस युद्ध में हेमू का पलड़ा भारी था, लेकिन दुर्भाग्यवश हेमू के आंखों में तीर लग जाने के कारण हेमू मूर्छित होकर गिर गया और उसके सेनाओं को लगा कि वह मर गया है। अतः सेना में भगदड़ मच गई और सेना अव्यवस्थित हो गई तथा उसके सेनापति या हेमू के एक हाथी सवार उसको बचाने के असफल प्रयास किया, लेकिन हेमू को बंदी बना लिया गया और कहा जाता है कि बंदी बनाने के बाद उसके सिर तथा धड़ को अलग कर दिया गया। सिर को काबुल में तथा धड़ को दिल्ली में टंगवा दिया गया। अर्थात पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू पराजित हो गया तथा मुगलों की जीत हुई। यह मुगलों की जीत न थी, कहीं न कहीं मुगल साम्राज्य की स्थापना की पुष्टि थी, कहीं न कहीं यह प्रूफ थी कि मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में या फिर रोकने में कोई चीज बाधा नहीं है। और इस युद्ध का परिणाम काफी महत्वपूर्ण रहा। पानीपत की द्वितीय युद्ध का परिणाम ये फलस्वरूप यह हुआ कि दिल्ली तथा आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया और 1557 में सिकंदर सूर का पतन हो गया तथा 1567-68 आते आते कहीं न कहीं सूर्यवंश की समाप्ति हो गई और इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। अकबर की गद्दी प्राप्ति के बाद इन सारी समस्याओं का निराकरण किया गया और अकबर ने अपने आप को यह प्रूफ किया कि वह भारत का एक महान सम्राट है। तभी तो एक इतिहासकार ने कहा है कि बिफोर अकबर कुड बिकम बादशाह, in reality as well as in name, he had to prove himself better than
द राइवल क्लेमेंस to the throne and at least to win back his father lost dominions. एक इतिहासकार ने कहा कि बिफोर अकबर कुड बिकम बादशाह इन रियलिटी एज वेल एज इन नेम, he had to prove himself better than in rival claimants to the throne and at least to win back his father dominions. कहा जाता है कि अर्थात कि अकबर को गद्दी प्राप्त करने से पहले यह साबित करना था कि अपने प्रतिद्वंदियों में वह सबसे योग्य है और इसका फैसला तलवार के बल पर ही किया जा सकता था। अतः अकबर ने इन समस्याओं के निराकरण करते हुए अपने आप को इस योग्य सिद्ध किया।